हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। इस चैनल पर हम आज से शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स RS अग्रवाल बुक से। इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप RS अग्रवाल बुक को ढूंढते हुए इस चैनल पर आए हैं तो आपको बेसिक्स तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार क्विक रिविजन करते हैं जिससे आपको एक ही जगह सब कुछ याद रहे। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का डिफरेंस देखा था क्या होता है और आपके सिलेबस का डिस्कशन किया था, तो उसको ज़रूर देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो, रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q, जहाँ पे ये Q है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर Q ज़ीरो हो गया तो ये हो जाएगा P/0 और P/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए इस वजह से ये Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब रेशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे जाके रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ले 1/2, इसका क्या मतलब होता है 0.5, मतलब पॉइंट के बाद ये यहाँ पे ही रुक गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। तो इस टाइप के जो भी नंबर डेसिमल के बाद अगर रुक जाएं तो उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10/3। अगर आप इस 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.333333 चलता चला जाएगा। और ये रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ये रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये डेसिमल के बाद रुक तो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता चला जा रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरह के नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर ये होते हैं जिनको इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मतलब ये रुकते भी नहीं है और ये रिपीट भी नहीं होते। रिकरिंग मतलब रीअकर, मतलब बार बार होना। जैसे हम एग्जाम्पल लें 0.325689, कुछ भी। देखो, ये चलते चले जा रहे हैं और ये रिपीट भी नहीं हो रहे। इस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर हम बोलते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कलेक्शन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का। रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अगर आप सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को एक डिब्बे में भर दो तो वो कलेक्शन कहलाया जाएगा आपका रियल नंबर्स। अब ये भी समझ लेते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसका यूज हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, ये होता है लेमा। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम वो होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो किसी चीज को प्रूव करने के लिए। जैसे आप अपनी क्लास 10th में आए हो तो आप स्टेप बाय स्टेप, पहले आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से किया, तो उसके बाद आप 10th क्लास में आए। A series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problems. प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड जो आप फॉलो करते हो उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। अब हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसे पढ़ने से पहले आपको ये दो नंबर के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो होते ही हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। उसके अलावा अगर कोई और फैक्टर भी किसी नंबर का होता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें 4। 4 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं? एक तो 4 खुद का अपना ही फैक्टर होता है, 4 1s आर 4। एक 1 सबका फैक्टर होता है, 1 4s आर 4। और एक इसका फैक्टर 2 भी तो होता है। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर बन गए, इसके लिए ये नंबर कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। और प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन वन विद एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर के केवल और केवल दो फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2। 2 का एक फैक्टर तो 2 खुद होगा और एक इसका फैक्टर होगा 1। फॉर एग्जाम्पल 3। 3 का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा और एक ये खुद का भी फैक्टर होगा। इस तरह के नंबर प्राइम नंबर्स कहलाए जाते हैं। 2 सबसे छोटा और इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6, 6 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? 2 × 3। अब 6 एक कंपोजिट नंबर है, उसे मैंने प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख दिया। तो इसने यही कहा है हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब इसको अगर मैं 2 × 3 लिख दूं या 3 × 2 लिख दूं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस मेन बात हमारी ये है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं एलसीएम। हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हायर पावर्स। जैसे अगर हम दो नंबर लें 6 और 8, इनका अगर हमें एलसीएम बताना हो तो सबसे पहले 6 को मैंने क्या लिखा था? 2 × 3। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। ये 8 हो गया। अब एलसीएम क्या कहता है? इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। तो एलसीएम क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर्स। अब देखो एलसीएम ऑफ 6 और 8 जब हम लिखेंगे तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ तो 1 है, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये याद रखना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 1, तो इसको ले लो। 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3। तो ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या होता है? मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम इसी का लेते हैं 6 = 2 × 3 और 8 = 2 की पावर 3। ये हमने दो नंबर ले लिया जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? एचसीएफ में उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है विद लोएस्ट पावर, सबसे छोटी पावर। देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 तो कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम 3 एचसीएफ में नहीं ले सकते। इनमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन कौन सी पावर लेनी है उसकी? लोएस्ट। तो 2 की लोएस्ट पावर कौन सी है? 1। तो 2 की पावर 1 इसका मतलब होता है 2। 2 जो हो गया वही हमारा एचसीएफ हो गया 6 और 8 का। ठीक है, अब आपको कुछ रिजल्ट्स भी पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। जो आपको दो नंबर दिए हैं जिनका भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू होती है उन दो नंबर की मल्टीप्लाई के। पहला रिजल्ट आपका ये हो गया, ये आपका क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सेकेंड रिजल्ट कहता है कि एचसीएफ जो होता है वो डिवाइड करता है एलसीएम को कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पीछे 6 और 8 का एलसीएम निकाला था, जो क्या आया था? अब देखो 6 और 8 का एलसीएम तो आया 3 की पावर 1 × 2 की पावर 3 और एचसीएफ आया 2। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3 × 8 यानी कि 24। अब ये लाइन कहती है एचसीएफ जो है, जो एचसीएफ है वो डिवाइड करेगा एलसीएम को कम्प्लीटली। तो करके देख लो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एलसीएम की वैल्यू है 24, एचसीएफ की वैल्यू है 2, ये आ गया 12। तो ये ऐसा नहीं है इसी केस में हो रहा है, ये हर केस में होगा। दो नंबर्स का एचसीएफ हमेशा ही उन दो नंबर्स के एलसीएम को डिवाइड करेगा। अब आपका पहली एक्सरसाइज के लिए बेसिक सिर्फ इतना ही था। अपनी अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो आरएस अग्रवाल में है 1B। 1A हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।